वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। ईपीएफओ की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, हाँ या ना स्टूडेंट्स? यस, मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? हाँ जी। क्लास के दो नियम ध्यान रखिएगा, आपका माइक और आपका वीडियो जब तक सवाल ना पूछा जाए या आपको ना पूछना हो ऑफ रखिएगा। फाइन। सेकेंडली, अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं और आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है इनकेस, या मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो आप काइंडली टेक्स्ट कर सकते हैं, उनके भी जवाब आपको दे दिए जाएंगे। अब लास्ट क्लास में हमने कोड ऑन वेजेस को डिस्कस किया था। वो स्टूडेंट्स जो आज की क्लास में नए हैं, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उनको बता दिया जाए कि हमने क्लास कल शुरू कर दी थी। हम कोड ऑन वेजेस को डिस्कस कर रहे थे, हमने डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली थी और आज हम सेक्शन 3 से मूव फॉरवर्ड करेंगे। फाइन। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। मेरी स्क्रीन आपको जैसे ही विजिबल हो, काइंडली गिव मी हैंड्स अप। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच। फाइन, चलिए। अब मैं ये मानते हुए चल रही हूँ कि कल की क्लास में आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रही है, और अगर रही है तो काइंडली आस्क। हाँ जी, पूछिए। कोई सवाल नहीं? फाइन। हम सेक्शन 3 से आज मूव कर रहे हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, है ना? पूरा का पूरा डेफिनेशन क्लॉज हमने डिस्कस किया था। रीज़न, अब आप पूरा जब एक्ट पढ़ने आगे तक जाएंगे तो वहाँ पे वो शब्द जितनी बार आएंगे उसका मतलब वही होगा जो कि डेफिनेशन क्लॉज यानी सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। ये इसलिए ताकि आपको एक क्रिस्प अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि अगर मैं आपसे सिमिलर नेचर ऑफ वर्क की बात कर रही हूँ तो वो भाई वही है जो डेफिनेशन में बताया गया है। आपको क्या पता है, हमको क्या पता है, उसकी जगह हम उसे फॉलो करेंगे जो डेफिनेशन में है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए स्टिक टू डेफिनेशन, एक्ट समझने में आसान हो जाता है। अब सेक्शन 3 पर फोकस करते हुए, सेक्शन 3 हमसे कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ जेंडर। भाई ध्यान रखिए, हमने लास्ट डेफिनेशन में जो पढ़ा था उसमें भी हमने कुछ ग्लिम्स का देखा था। ग्लिम्स क्या कह रहा था कि भाई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, अगर वो, ध्यान रखिएगा बात को, अगर वो स्किल के रिगार्डिंग नहीं है, फाइन, अगर वो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग नहीं है, अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बेसिस पे आप किसी का वेज या जो भी आप अलाउंसेस उसे देते हैं उसे डिफर करेंगे, तो भाई ये तो सेक्शन 3 सीधा सीधा आपसे मना कर रहा है। यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? चलिए, अब सेक्शन 3 आपसे क्या कहता है सुन लीजिए, वापस बता देती हूँ मैं। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, उसकी किसी भी यूनिट में भी एम्प्लॉयज के बीच में किस बेसिस पे नहीं होगा? जेंडर के बेसिस पे नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? अब ये तो भाई हो गया कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग बता दिया। कोई एम्प्लॉयर, सुन लीजिए भाई ध्यान से, कोई एम्प्लॉयर जो है वो भी इस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ, किस लिए भाई? कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 रिड्यूस द रेट ऑफ वेजेस ऑफ एनी एम्प्लॉयर। होता है अधिकतर, या हम ये सोच रहे हैं कि मैम इस बात पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स या यूनिट्स में ना, जब अधिकतर होता क्या है कि एम्प्लॉय सेम काम कर रहे हैं, है ना, सब कुछ बराबर है, फिर भी सैलरीज में डिफरेंस है, ठीक है, फिर वर्किंग कंडीशन भी सेम है, भाई 8-8 घंटे सब काम कर रहे हैं, तो इस तरह का रिस्ट्रिक्शन, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है आपका कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 3। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैटरनल रिलीफ्स हैं यार, है ना, मैटरनल बेनिफिट्स हैं, अब उसके रिगार्डिंग ये डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना है ना, उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन ही आप कहेंगे कि उनको आपने छुट्टी क्यों दी 26 हफ्तों की, तो ये बात मत करिए। इसको छोड़ के, मतलब जो लॉ ने अलाउ किया है उसके अलावा आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जेंडर बेस पे नहीं कर सकते अगर सिमिलर नेचर का वर्क है। अब आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं और जो कल क्लास 10 किए थे, कोई मुझे बताएगा सेम वर्क या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क कहाँ मेंशन है? यस, कहाँ देखने को मिलता है भाई सिमिलर नेचर ऑफ वर्क? शालिनी का मुझे आंसर आ चुका है, अक्षिता का आंसर आ चुका है। अक्षिता बेटा सेक्शन भी मेंशन कर दिया करो, ये जो हम विक्ट्री का साइन दे देते हैं, दिस इज नॉट गुड। 2V, फाइन। ओके। अंजलि आज आ रही है क्लास समझ में?
यस ओके फाइन, चलिए वेरी गुड एक्सेलेंट 2V। इसी तरह से हमको याद हो जाते हैं। तो जिसने भी कल कहा था कि बहुत सारे सेक्शन से याद नहीं होंगे, सब ऐसे ही याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 4 पर फोकस कीजिए स्टूडेंट्स। डिसीजन एज टू डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू सेम और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क। अब भाई क्या सेम या क्या सेम वर्क है या क्या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है? भाई सवाल ये भी तो है कि मैम आपने बता तो दिया 2V में दिया है, उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन मत करना, भेदभाव मत करना, लेकिन ये बताएगा कौन? अगर हमें डिस्प्यूट इसी बात पे आता है कि हम कह रहे हैं नहीं सेम वर्क नहीं है, हम कह रहे हैं अलग है, सामने वाला क्लेम कर रहा है कि नहीं सेम वर्क था, फिर सैलरी डिफर हो रही है हमारी। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है कि क्या कोई काम सेम या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। हमें कहाँ मिलता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखने को? आंसर्स क्विक। यस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जब क्विक कहने के बाद इतनी देर हो जाती है भाई। 2D एक्सेलेंट एक्सेलेंट 2D वेरी गुड। देखो यहीं से याद हो रहा है, क्या समस्या है? आ जाइए, चैप्टर 1 हमको कहाँ से कहाँ तक देखने को मिला? मैंने आपको कल कहा था कि भाई इंडेक्सिंग कंठस्थ कर लीजिएगा। मैंने पूछा नहीं है, लेकिन क्लास के बीच में मैं पूछ सकती हूँ, इतना लेवरेज में रखती हूँ। अभी नहीं पूछ रही हूँ मैं, कभी पूछ सकती हूँ। फाइन, तो हम आपको पहले से बता दें कि चैप्टर्स टोटल 9 हैं। सेक्शंस कितने हैं हमारे पास भाई? टोटल सेक्शंस 68 हैं शायद टोटल सेक्शंस। हाँ वेरी गुड, चलिए थैंक यू सो मच। 69 सेक्शंस है, वेरी गुड। और चैप्टर 1 में हमने कितने सेक्शंस को डील किया है? 1 to 4 आपको चैप्टर 1 में देखने को मिलते हैं। चलिए, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे जितने भी लेबर लेजिस्लेशंस होते हैं ना, जो आपका मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, इसको बिल्कुल कंपाइल कर दिया गया है। कैसे? चैप्टर्स में। चैप्टर 2 आपका मिनिमम वेजेस की बात करता है। अब हम यहां से जो है मिनिमम वेजेस का डिस्कशन आरंभ करेंगे। चलिए, पेमेंट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस देखिए और समझिए। सेक्शन 5 कहता है कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर, साधारण भाषा में कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेज रेट फिक्स किया है उससे कम नहीं पे करेगा। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन किस पे है? एम्प्लॉयर पे बाध्यता हो गई है भाई, इससे कम आप जो है मजदूरी नहीं देंगे। ठीक है, ज्यादा देना है बड़ी अच्छी बात है भाई, दीजिए, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगी। अब अगर मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की हमने बात करी सेक्शन 5 में, तो इसके फिक्सेशन की बात करेंगे हम सेक्शन 6 में। भाई इसको तय भी तो करना है, क्या होगा मिनिमम वेजेस, कैसे होगा। तो भाई सेक्शन 6 क्या बात करता है आपसे? सेक्शन 6 ज्यादा घुमाता फिराता नहीं है, सेक्शन 6 बड़ी प्यारी बात करता है। सेक्शन 9 को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 8 के हिसाब से आपकी मिनिमम वेजेस फिक्स कर देगी। अब इस चीज को ध्यान रखिए, यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 क्या कह रहा है समझिए। सेक्शन 9 के प्रोविजन को फॉलो करते हुए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो जो हिसाब किताब सेक्शन 8 में दिया है उसके अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो है वो फिक्स करेगी। सिंपल, ठीक। दूसरी बात, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। अब समझिए कुछ नई चीज, ये जो मिनिमम वेजेस फिक्स की जाती है या तो ये टाइम वर्क के बेसिस पे होती है, अभी समझाएंगे आपको क्या होता है, या तो पीस वर्क के बेसिस पे होती है। अब ये टाइम वर्क और पीस वर्क क्या आफत है भाई? देखो, पीस वर्क आपका बेसिकली क्या होता है, कितना काम किया, कितनी देर तक काम किया उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, कितना काम किया, अमाउंट ऑफ वर्क आपने जो किया है। ठीक है, आप 12 घंटे किया हो, आपने 10 ही प्रोडक्ट बनाए हैं या आपने 10 ही गमले बनाए हैं, ठीक है, आप पूरे दिन लगे रहे, उससे मतलब नहीं आप पूरे दिन लगे रहे। अगर मैं पीस वर्क की बात कर रही हूं और आपका पेमेंट मैं पीस वर्क से हिसाब से दूंगी तो मैं आपको 10 गमलों के हिसाब से पेमेंट दूंगी, आप पूरे 2 दिन बैठे रहो मेरी तरफ से, उससे मतलब नहीं है। तो समझिए, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस टाइम वर्क और पीस वर्क के बेसिस पर डिसाइड होती है। टाइम वर्क क्या है भाई? बेसिकली आपने कितनी देर काम किया है ना, घंटे के हिसाब से जो भी आपको टाइम डिसाइड हुआ है वो। पीस वर्क को लेंथ ऑफ टाइम से मतलब नहीं है, कितनी देर लगी है उससे मतलब नहीं है, मैं कितना आउटकम आया, क्या अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है। क्या टाइम वर्क और पीस वर्क आपको क्लियर है, हाँ या ना? क्विक। यस स्टूडेंट्स, टाइम वर्क या पीस वर्क क्लियर है? यस ओके। अंजलि, श्रुति, शालिनी और किसी ने हैंड रेज किया है भाई। हाँ जी, साक्षी, मोहन। मैम क्या बस फिर से समझा सकते हैं ये दो कॉन्सेप्ट? ओके, क्लैरिटी। व्हाई नॉट। अभी आपको क्या समझ में आया इसमें, जितना भी अंडरस्टैंडिंग हुआ हो, जितना भी, थोड़ा भी चलेगा, मेरे को बताइए।
My understanding is कि minimum wage is decided based on either time work or piece work. आप कितने टाइम पे काम करते हो, कितना like carpentry में आप कितना carpentry करते हैं, piece work kind of work. सुन लीजिए, चलिए बढ़िया। देखो हमने क्या कहा कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस किस पर डिसाइड होगा? इट विल बी डिसाइडेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वर्क और पीस वर्क। टाइम वर्क क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क ना, मतलब आप यहाँ पे ये मान लीजिए कितने घंटे काम किया आपने। मान लीजिए 12 आवर्स का पेमेंट मिल रहा है आपको, आपने 12 घंटे काम किया। अब 12 घंटे में आपने 100 प्रोडक्ट बनाया, 200, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको पेमेंट कैसे दे रही हूँ? टाइम वर्क के बेसिस पे। आप कितने घंटे जो आपने इन्वॉल्व किए हैं उसके बेसिस पे। पीस वर्क में मुझे मतलब नहीं कितने घंटे इन्वॉल्व किए हैं आपने। आप 2 दिन बैठे रहे हो, 48 घंटे काम किया, मुझे उससे काम नहीं है। आपने कितना काम किया है, अमाउंट ऑफ वर्क। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने जयपुर आप लोग गए होंगे, क्राफ्ट वर्क के पीसेस होते हैं ना, मार्बल पीसेस बने हुए होते हैं। अधिकतर जो ये मार्बल पीसेस बनाने वाले होते हैं ना, इनको ना पीस वर्क के हिसाब से काम मिलता है। अधिकतर कह रही हूँ मैं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी हो सकता है। पीस वर्क यानी मान लीजिए आपको आज 15 पीसेस बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है, मार्बल्स के। अब आप मान लीजिए पूरा दिन लगे हों उसमें, 24 घंटे, टाइम की बात करूँ तो 24 घंटे लग गया, लेकिन बनाया कितना? 15 पीसेस। तो आपका पेमेंट किस बेसिस पे होगा? 15 पीसेस के बेसिस पे, ना कि 24 आवर्स के बेसिस पे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी साक्षी, यस साक्षी जी, क्वेश्चन पूछ के अपन गायब हो गए। ओके, आई गेस उनका नेटवर्क इशू हो गया है। फाइन, कोई बात। चलिए, तो मैं ये मान के चलती हूँ सभी को टाइम वर्क और पीस वर्क क्लियर है। साक्षी, इफ यू हैव जॉइंड बेटा, रिस्पॉन्स। हेलो। हाँ बेटा, क्लियर है कि नहीं है? आप लेफ्ट हो गई क्लास से, आई गेस नेटवर्क इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम टाइम वर्क समझे, हम पीस वर्क समझे। अब आगे की बात समझो। जहां पे एम्प्लॉयज को अगर पीस वर्क के लिए एम्प्लॉय किया गया हो, समझना बात को, यहाँ पे लोग ना गेम खेल जाते हैं। कैसे खेल जाते हैं? पीस वर्क के लिए एम्प्लॉय किया है तो आपको उसकी वही मिनिमम रेट ऑफ वेज देनी पड़ेगी जो पीस वर्क के लिए डिसाइड की गई है। और अगर आपने उसे टाइम वर्क के लिए किया है तो आपको वही रेट ऑफ वेजेस देने पड़ेंगे जो बाय आवर्स या बाय मंथली या बाय डेज जो भी डिसाइड हुआ है ना, उसके हिसाब से। अब आप ये नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए ये महाशय ए है, ठीक है, ए ने एम्प्लॉय किया इनको, ये कौन है? बी है, ठीक है, ए हमारे एम्प्लॉयर है। ए ने जब एम्प्लॉय किया तब कहा था कि भाई ऐसा है, हम आपको पीस वर्क के बेसिस पे देंगे, ठीक। पीस वर्क के बेसिस पे देखा इन्हें कि भाई पीस वर्क पे देना तो है, लेकिन यार अमाउंट तो ज़्यादा हो रहा है, तो चलो टाइम वर्क पे कर देते हैं। ये नहीं होगा। आपने डिसाइड किया है पीस वर्क पे बेसिस पे आपने एम्प्लॉय किया है किसी को, तो उसका पेमेंट पीस वर्क के हिसाब से ही होगा, टाइम वर्क के हिसाब से नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं हम। आप अपने मन मुताबिक स्विच नहीं कर सकते, अब टाइम वर्क ले लो, अब पीस वर्क ले लो, ऐसा काम नहीं चलेगा, ठीक है। द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ऑन टाइम वर्क बेसिस में बी फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वेज पीरियड। हाँ, अगर आप टाइम वर्क की बात कर रहे हो, अगर आप टाइम के हिसाब से बात करो तो या तो आप भाई घंटे के हिसाब से पेमेंट करो, दिन के हिसाब से पेमेंट करो, या मंथ के हिसाब से पेमेंट करो। 3 तरीके हैं टाइम वर्क में, आपको 3 तरीके मिलते हैं बेसिकली, आइदर बाय आवर, बाय डे और बाय मंथ। क्लियर? हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ रही है किसी को या नहीं आ रही है? बिल्कुल। यस श्रुति, हैंड रेज हुआ है, फाइन, बाय मिस्टेक होगा। चलिए, ग्रेट। Now, where the rate of wages are fixed by the hour or by the day or by the month, the manner of calculating the wages shall be such as may be prescribed. भाई आपने चाहे आर के हिसाब से डिसाइड किया है, आपने मंथ के हिसाब से डिसाइड किया है, आपने डेज के हिसाब से डिसाइड किया है, तो भाई उसके हिसाब से जो प्रोसीजर है फिर वैसा ही कैलकुलेशन चलेगा। कैलकुलेशन स्विच नहीं हो सकता, अदला बदली नहीं होगी यार, है ना। आपने जिस व्यक्ति को जो बात किया कि जुबान की वैल्यू होती है कि नहीं होती है, आपने जिस बात किया कि जिस व्यक्ति को एम्प्लॉय किया है, अब आप उसका पेमेंट के टाइम पे आप मुकर जाओ, नहीं हमने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ये नहीं चलेगा, ठीक है। For the purpose of fixation of minimum rate of wages under this section, the appropriate government shall primarily take into account the skill of workers. भाई ध्यान रखिए, हम मिनिमम वेज रेट फिक्सेशन की बात कर रहे हैं। जब हम मिनिमम वेज रेट फिक्सेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि भाई कितना स्किल रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इसमें अनस्किल्ड ज़रूरी है, सेमी स्किल्ड ज़रूरी है, हाईली स्किल्ड ज़रूरी है, जोग्राफिकल एरिया क्या है भाई जहाँ काम कर रहा है व्यक्ति। अगर आप उससे बड़े ही ना रिमोट एरिया में काम करवा रहे हो, दुर्जन क्षेत्र में काम करवा रहे हो, तो भाई उसका पेमेंट तो ज़्यादा होना चाहिए ना, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस ज़्यादा होनी चाहिए।
सर्वाइव कैसे करेगा? तो भाई आपको ये सारी चीजें देखनी है, स्किल, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, द एरिया इन विच दैट पर्सन इज वर्किंग, ये सब देखते हुए आप जो है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है? ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, देखो मैंने हाउ कैन एम्प्लॉयर डिसाइड वेदर टू यूज टाइम वर्क कैलकुलेशन और पीस वर्क कैलकुलेशन? एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही भाई आप देखो ना, फॉर एग्जांपल टोबैको इंडस्ट्री, मैंने अभी आपको मार्बल पीसेस वाला एग्जांपल दिया। आप डिसाइड कीजिए भाई, एम्प्लॉयर जो है उसे पता है कि वो किस तरह का बिजनेस क्रिएट कर रहा है ना। अगर अधिकतर, हम सिर्फ जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं बिकॉज ये क्वेश्चन आया है, अधिकतर अगर आप प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो ना, ये आर्टिफैक्ट्स में डील कर रहे हो, तो आर्टिफैक्ट्स में अधिकतर पेमेंट ना पर्टिकुलर पीस के हिसाब से होता है। अब मान लीजिए मैंने 25 पीस का ऑर्डर दिया था, आपने 40 बनाए हैं, समझना, मैंने 25 का ऑर्डर दिया है, आपने 40 बना लिए। अब आपके 40 में से 20 तो टूटे निकल गए, आपको पेमेंट कितने का मिलेगा? 20 का। अब आपने उस 40 को बनाने में 3 दिन क्यों ना लगा दिया, हफ्ता भर क्यों ना लगा दिया, महीना भर क्यों ना लगा दिया, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा था भाई पीस वर्क से पेमेंट होगा, 25 पीस मुझे चाहिए हैं क्लियर, बढ़िया फिनिश्ड वाले, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम ना इस बेसिस पे चलता है। अब ये एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि उसका नेचर ऑफ वर्क कैसा है। अगर वो टाइम बेस पे है तो वो टाइम बेस पेमेंट डिसाइड करेगा, और अगर वो प्रोडक्ट वाइज है या पीस वाइज है तो पीस वर्क पेमेंट डिसाइड करेगा। लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर आप स्विच नहीं करेंगे बीच में, ठीक है। हाँ जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको? यस, एम्प्लॉय इज फ्री टू चूज। आप टाइप ऑफ वर्क चूज कर सकते हो कि किस तरह का पेमेंट देना है। अब उसका रिक्वायर्ड पेमेंट क्या दिया हुआ है ये भी ध्यान रखिए। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा आप कि आपने एम्प्लॉयर को खुली छूट दे दी है। भाई हमने कहा है आप ये डिसाइड करो कि टाइम वर्क लगेगा या पीस वर्क लगेगा, बट उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो मापदंड तैयार किया है ना, जो मेजरमेंट गवर्नमेंट ने तैयार किया कि भाई इसका पेमेंट ये होगा, उसमें आपकी मनमानी नहीं चलेगी। उसमें तो हमने पहले सेक्शन 5 पढ़ा कि भैया उससे नीचे तो आप पेमेंट कर ही नहीं सकते, उससे नीचे आप पेमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कैसे, क्या मोड क्या होना है आपका, टाइम वर्क पीस है, ये आप डिसाइड कीजिए। उस डिसाइड करने के बाद फिर आपको वैसा ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको चाहे मैनेज हो या ना हो, वो आपका टेंशन, ठीक है। चलिए, अब ये भी ध्यान रखिएगा, जब मैं डिस्कस कर रही थी कि स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, इसका भी प्रभाव पड़ता है जब आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड होता है। उसमें ये भी देखा जाता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जो जोग्राफिकल एरिया है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी कैसी है ना, कंडीशंस कैसी, अंडरग्राउंड वर्क है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। ऐसे आंख बंद करके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड नहीं किए जाते, क्योंकि भाई जो लेबर काम कर रही है, जो वर्कर काम कर रहा है, भाई वो कैसी सिचुएशन में काम कर रहा है। कोई तो बढ़िया अच्छे एरिया में काम कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंडरग्राउंड काम कर रहा है, उसकी तो बेचारे की जान पे आफत है ना, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, कड़ी धूप है, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसके सारे नॉर्म्स वैसे जो गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी डिसाइड करेगी। द नंबर ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस The number of minimum rate of wages referred to in subsection 6 may as far as possible be capped at minimum by the appropriate government। भाई ये न्यूनतम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इससे ज़्यादा ही दे सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई, एम्प्लॉयर की इच्छा है, ज़्यादा दे सकते हैं। हाँ, कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा भाई, ज़्यादा देना है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, यस, आई एम टेकिंग अ सिप ऑफ वाटर। तक आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ओके, उमेश, निपुण, हाँ जी, जिन्होंने सवाल पूछे थे उनको भी क्लियर है? शालिनी, फाइन, वेरी गुड। चलिए, ऐसे मुझे आपके नाम याद हो जाएंगे। अंजलि, ओके, ग्रेट डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मिनिमम वेजेस को हम गाना गा रहे हैं ना इतनी देर से, इस मिनिमम वेजेस में कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे, इस मिनिमम वेजेस में कंपोनेंट्स क्या क्या आएंगे वो जानना ज़रूरी है। मतलब क्या क्या, अभी जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें इंक्लूड था और डज नॉट इंक्लूड था, और डज नॉट इंक्लूड तो भाई क्या ही कहने, उसके लाइन ही चली जा रही थी उसकी आगे। तो कहने का मतलब आपको ये पता करना है कि मिनिमम वेजेस का पार्ट क्या क्या बनेगा। ओके, एनी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड और रिवाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 में कंसिस्ट ऑफ, अभी अपन सेक्शन 8 पे पहुंचेंगे ना, परेशान मत होइए। क्या क्या होगा इसमें? पहली बात तो बेसिक रेट ऑफ वेजेस आपकी, जो आपका मूल वेतन है आपका, कोई अलाउंस, ठीक है, जिसे हम बेसिकली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है, ठीक है। उसके साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, आहा, ये क्या होता है, कोई मुझे बताएगा?
कॉस्ट ऑफ, और ऐसे रैंडमली मत सीखने लगना हैंड रेज करके। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है भाई? ये सब फैंसी सा वर्ड आ गया है। हम कंपोनेंट डिसाइड कर रहे हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस का, उसमें उन्होंने कह दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये क्या है। चलिए साक्षी मोहन, हाँ जी। मैम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज बेस्ड कि एक सिटी के अंदर आपको मिनिमम कितना रिक्वायर्ड चाहिए होगा। जैसे टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ दिल्ली एंड अ टियर 2 सिटी लाइक बरेली फॉर इंस्टेंस, दोनों का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स विल बी वेरी डिफरेंट बेस्ड ऑन कि एक टायर 1 सिटी दूसरी टायर 2 सिटी है, बेस्ड ऑन कि एक्सेस टू गुड एंड अवेलेबिलिटी का रेट दोनों का डिफरेंस होगा। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा जाता है कि हर सिटी का कितना वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मिनिमम वेज करने के। मिनिमम वेज इन दिल्ली would be higher than the minimum wage in Bareilly or a village for that matter. Okay, acceptable. Any other answers for cost of living index? Yes. भाई गलत ही तो बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हैंड रेज हुआ है, आंसर कीजिए भाई। मैम कॉस्ट ऑफ इंडेक्स मुझे लगता है कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके से एक मापदंड स्थापित किया जाता है जिसमें ये तय किया जाता है कि इस क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के लिए, वर्कर्स के लिए इतना रुपया या इतना मजदूरी या इतना अलाउंस जरूरी है, लिविंग अलाउंस जरूरी है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, इस तरीके की शिक्षा, इस तरीके के और भी कुछ जो अलाउंसेस होते हैं, वेलफेयर ऑफ ये सारे तय किए जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओके साक्षी, उमेश जी, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। सुनिए, आसान भाषा में बात करें भाई, आप कहीं रह रहे हैं, वहाँ रहने का जो खर्चा आता है ना, सर्वाइव करने का जो खर्चा आता है, अब जैसा कि मैं बताऊँ हर ये क्षेत्र के लिए डिफरेंट होगा, है ना। दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जबलपुर में रहने का खर्चा थोड़ा कम होगा, भोपाल का अलग होगा, ठीक, जयपुर का अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है उस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने का, आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने का, जो वहाँ पे निर्वाह जैसे अपन कहते हैं ना, आजीविका अपनी चलाना, उसको जो आपका वो कहते हैं जो एक्सपेंस आएगा ना, उसको देखते हुए आपका मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड किया जाता है। मैंने कहा ये आंखें बंद करके डिसाइड नहीं किया जाता बेटा, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें डील किए जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप कैसे कह दोगे कि दिल्ली में जो व्यक्ति रह रहा है वो 300 रुपये में अपना काम कर लेगा, या जो बिहार में रह रहा है वो 2000 में अपना काम कर लेगा। आपको ये देखना है कि भाई कहाँ जो है ना कितना एक्सपेंस आ रहा है, उसको वही बात है ना, बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, रोटी कपड़ा मकान, उसे कितना ज़्यादा लग रहा है या कितना कम लग रहा है, ये देख के आपके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस डिसाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद कैश वैल्यू कंसेशंस जो हैं, आपके राशन का जो सिस्टम रहता है, जो कंसेशन दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। or an all-inclusive rate allowing for the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessions। ऐसी सर्व समावेशी दर जिसमें मूल दर की, निर्वाह भत्ते की और यदि कोई रियायतें दी गई हो उनको नगद मूल्य की गुंजाइश रखी गई हो। आपने अगर कोई कंसेशंस भी दिए हैं, ओके, उसके रिगार्डिंग भी उसमें इंक्लूड किया गया है कि भाई जो गवर्नमेंट देती है ना, राशन शॉप्स के लिए देती है, बहुत सारे पर्क्स रहते हैं, उन सबको भी देखा गया है कि भाई हम कितने क्या पर्क्स दे रहे हैं और कहाँ कहाँ वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो पर्क्स नहीं दे रहे तो इंसान को महंगा पड़ेगा ना चीज़ें खरीदना, तो फिर आपको वो भी देखनी पड़ेगी कि भाई अगर वहाँ कंसेशंस नहीं है तो व्यक्ति कैसे निर्वाह करेगा अपना, उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो फिर आपको ये भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं भाई, ऑब्वियसली बात है ना, आपको नमक, शक्कर, चाय, पानी, है ना, रहना, हर चीज़, अगर जब हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। उन सबको गवर्नमेंट ध्यान में रखेगी। कौन सी गवर्नमेंट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करेगी। क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई है? हाँ जी, यस, नो, सिंगल आंसर जल्दी से। फाइन, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ जी, कोई मुझे बता पाएगा चैप्टर 6 किसकी बात करता है? मैम कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? चैप्टर 6 ऑफ कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 किसकी बात करता है? पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स एंड ऑडिट। ओके फाइन, पेमेंट ऑफ ड्यूज, यस। मुझे एक आंसर आया, किसी ने टेक्स्ट करने की भी जहमत नहीं उठाई क्योंकि होमवर्क नहीं हुआ क्या?
मैं ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस आई विल थ्रो, ओके, सो काइंडली ना बी वेरी मच अलर्ट। चलिए, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आगे बढ़ते हैं। अब जो अवेटेड सेक्शन था हमारा, जिसकी हम इतने सारे सेक्शन से बात करते जा रहे थे, सेक्शन नंबर 8, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। देखिए, जब भी मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स की जाती है, ठीक है, पहले टाइम के लिए, या फिर उसे रिवाइज किया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से हमेशा के लिए तो रह नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, यही एक सवाल बन जाता है आपके लिए, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हमें रिवाइज करने की जरूरत है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को? हमने फिक्स कर दी भाई, मैंने 700 रुपये फिक्स कर दिया, बात खत्म, क्यों रिवाइज करूं इसको मैं? अदर देन उमेश एंड साक्षी, समवन एल्स, किसी और की आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्लास में तो है भाई, आलोक, श्रुति, शालिनी, निपुण, अमृता, आशना, पूर्णिमा, अनिश, रूपेंद्र, पराक्रम, ओके, देयर इज राहुल, देयर इज राजरानी, अंजलि, यस। चलिए, क्यों जरूरत है भाई, हम फिक्स कर देते ना। अनुकृति, यस, अनुकृति, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग डी। मैं यूजुअल नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, टीवी में राइट पे हो सकती है, रॉन्ग भी। अरे आंसर बताओ यार, एक्सप्लेनेशन मत दो। मैम, एवरी ईयर जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज, दैट मीन्स जो मनी मतलब हो सकता है जैसे 2 साल पहले जैसे मैगी का रेट था 5 या 10 था, और अगले 2 साल में मैगी का रेट इंक्रीज हो जाता है, तो जो बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं उनका रेट इंक्रीज होता रहता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टाइम के साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है उसी हिसाब से हम हमारा फिक्सिंग मतलब जो मिनिमम वेजेस हैं उनको हम फिक्स करें और रिवाइज करें। ओके, एक्सीलेंट। हाँ जी, इसके बाद किसने हैंड रेज किया है? पराक्रम, यस पराक्रम, हाँ जी पराक्रम जी। Ma'am, as stated earlier, am I audible? Yes, you are definitely crystal. Yes. Ma'am, as stated earlier, inflation is one of the reasons, and second thing is that suppose the market standard changes and there are some like the industry variation altogether changes, and to make the employee salary competitive and equivalent, like to give the employees a fair compensation as per the new market standards, as per the organizational requirements, and of course inflation plays a major role, the changes in the economy overall, to balance all of that, to to reciprocate the changing economic needs, the salary keeps on getting revised. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दोनों के जो हैं जवाब बहुत सही आए हैं। हाँ जी, उमेश जी एंड साक्षी, डोंट गेट ऑफेंडेड। सी, मुझे बाकियों की भी आवाज़ सुननी है ना, सो दैट आई कैन स्टार्ट रिकॉलिंग योर नेम्स एज वेल। बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, हम जब लास्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा था, हमने जस्ट लास्ट प्रोविजन पढ़ा था, हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की थी। अब भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे ही कॉन्स्टेंट रहेगा? हो ही नहीं सकता भाई, महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। तो आपका जब महंगाई बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, तो फिर हम इसका क्या ही करेंगे अगर आपने इसको फिक्स कर दिया बिना रिवाइज किए हुए? ये काहे का वेलफेयर लेजिस्लेशन? हम जब लेबर लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो मेजर मोटिव क्या है कि वो वेलफेयर लेजिस्लेशन हो। वो वेलफेयर कैसे रहेंगे अगर आपने कांस्टेंट फिक्स कर दिया? क्योंकि महंगाई तो कांस्टेंट फिक्स नहीं हुई है ना आपकी, महंगाई तो आपकी रिवाइज होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो फिर उस रेट में आपको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को भी रिवाइज करना पड़ेगा। कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब इसके लिए वो चाहे तो कमिटीज बना दें, इसके लिए वो चाहे तो कमिटीज बना दें, ठीक है ना। बेसिकली ये कमिटीज करेंगी क्या? ये सर्वेस करेंगी, है ना, सर्वे करेंगी और पूरा अपना डेटा इकट्ठा करेंगी लोगों से, मतलब एरिया वाइज, ऑब्वियसली बात है ना, ज्योग्राफिकल एरिया भी देखना पड़ेगा हमें। तो वो सारा डेटा इकट्ठा करके उसके बाद ये रिवाइज होगी, ठीक है, या फिक्स होगी। क्लियर? दूसरी चीज, अपॉइंट एज मेनी कमिटीज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड रिकमेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिविजन, ना। पहली चीज तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है? कमिटीज बना रही है भाई, ठीक है। अब आप देख लो, हमें रिवाइज करना है, फिक्स करना है, आप अपना डेटा लेकर आओ। बाय नोटिफिकेशन publish its proposal for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date not less than 2 months from the date of the notification on which the proposal shall be taken into consideration। अब हम जो है नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि भाई हमारे इस स्टेप से, इस रिवीजन करने से, इस फिक्स करने से कौन कौन व्यक्ति अफेक्ट हो रहा है ना।
कितना समय, 2 महीने का समय, नोटिफिकेशन के 2 महीने के बाद, तब तक फिर हम आपका जो है रिस्पॉन्स लेना शुरू करेंगे कि भाई बताइए किस कारणवश जो है आप इफेक्ट हो रहे हैं। भाई गवर्नमेंट को सबको देख के चलना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट आंखें बंद करके काम करेगी तो फिर क्या ही होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है आप जो भी लेकर आओगे प्रपोजल उसमें पब्लिक जो है इशू क्रिएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने पूछा नहीं, देखा नहीं, अपने हिसाब से कर दिया। हाँ, कमिटीज ने रिपोर्ट दी होंगी आपको, सर्वे हुआ होगा, लेकिन जनरल पब्लिक या पॉपुलर विल को भी तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अब जो भी कमिटी अपॉइंट होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना, उसमें कौन कौन होगा? मैंने आपसे कहा था कि भाई ये लेबर लेजिस्लेशंस हैं, हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन दोनों का ही रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब एम्प्लॉयर्स का है तो हम एम्प्लॉयज़ को थोड़ी ना छोड़ देंगे, एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ग्लिच है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नंबर में होना चाहिए। मान लीजिए आपने 4 ले लिए हैं एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, अब एम्प्लॉयज़ के ना बराबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए हमें, ठीक है, जिसकी लिमिट क्या है देख लीजिए, लिमिट लग चुकी है, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कमिटी। भाई कमिटी में जितने भी लोग हैं उसका 1/3 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। कि कौन? इंडिपेंडेंट। अब इनकी नीड क्या है भाई, जब हमने एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेशन रख लिए, एम्प्लॉयज़ के रिप्रेजेंटेशन रख लिए, अब ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या जरूरत है इनकी भाई? जबरदस्ती डाल लिया बस हमने कमेटी में। हाँ जी, पराक्रम, यस। Ma'am, to decide in a case of impasse or a dispute अरे एक्सीलेंट, between the employers and the employees. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। देखो अभी हमने कहा 4 एम्प्लॉयर्स के हैं रिप्रेजेंटेटिव, 4 जो है एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव। मेरी राइटिंग से आपको समस्या हो रही होगी, अगर कोई नहीं कह रहा है तो मैं ही कह देती हूँ। काइंडली जहाँ समझ में ना आए ना, काइंडली रेज योर हैंड या फिर आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक। तो भाई 4 एम्प्लॉयर्स के हो गए, 4 एम्प्लॉयज़ के हो गए, टाई हो गया। अब क्या करें? ये जो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं इनको हम लेकर आए हैं, ये ना एम्प्लॉयर्स की तरफ से हैं ना एम्प्लॉयज़ की तरफ से, है ना, तो एक तरह से ना निष्पक्ष जो न्याय होगा ना वो हो जाएगा और मैटर भी डिसाइड हो जाएगा। और इनकी कोई संख्या इतनी भी ज़्यादा नहीं है, जितने टोटल मेंबर्स हैं उसका 1/3 है भाई वो, तो डिसाइडिंग फैक्टर रखिए कहीं ना कहीं। क्लियर है भाई? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक बात? Yes, no. Ma'am, तो independent persons होते हैं. I just have one question, ma'am. Yeah, go ahead. Hello. Yes, go ahead, dear. Ask. मैम, ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स होते हैं इसका भी क्राइटेरिया है कि हाउ विल दे बी सिलेक्टेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन द एक्ट इटसेल्फ, या वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है किसी को भी इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह एम्प्लॉय करते हैं? See, more or less it is a discretion of the appropriate government. However, हमारे पास एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेशन है, फाइन, एम्प्लॉयज़ के हैं। अब अधिकतर जो ये होते हैं ना, जनरल प्रैक्टिस में बता रही हूँ, ये वो लोग हैं जो पर्टिकुलर उस मैटर पे ना अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उस मैटर पे ना। अच्छा, या तो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, स्कॉलर्स हो सकते हैं, दे कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ पर्सन, डिपेंड करता है किस पे? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे, फाइन। क्योंकि हमें उन्हें इंडिपेंडेंट रखना है ना, हम कहीं से भी उनका एक ना नेक्सस नहीं कनेक्ट कर सकते, चाहे वो एम्प्लॉयर्स की तरफ हो या फिर एम्प्लॉय, तो फिर वो हर कोई ये ऑब्जेक्ट कर देगा कि ये तो बायस हो गया ना, ये तो निष्पक्ष न्याय है ही नहीं, वो उनकी तरफ से थे, वो उनको जानते थे, वो ये इनको जानते थे, उनका इंटरेस्ट था इसमें। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसलिए गवर्नमेंट अपना डिस्क्रिप्शन इस पर एक्सरसाइज करती है। क्लियर है? Yes. हाँ जी, I believe I answered your question. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Yes, ma'am. Thank you. अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस स्टेज में हमने रिकमेंडेशंस मंगाए थे, सारा कुछ हो गया था हमारा क्लॉज 1A में। All representation received by it before the date specified in the notification of that subsection, the appropriate government shall by notification fix or as case may be revise the minimum rate of wages, and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of 3 months. देखिए, हमने आपको समय दिया, हमने आपसे कहते कमिटी भी बना ली, उनकी सर्वेस ले लिए, आपसे भी रिकमेंडेशन ले लिए, हमने सब कर लिया, ठीक है। 2 महीने का समय भी दिया था उस टाइम पे। उसके बाद ना गवर्नमेंट बेसिकली नोटिफाई कर देगी कि ये जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैं ये फोर्स में आ जाएंगे। अब नहीं करती है तब क्या कहेंगे? तो भाई हम कुछ समय रुकने के बाद, ये मान लीजिए कि 3 महीने जैसे ही निकल गए, उसके बाद जो है ये एनफोर्स हो जाएगी। 3 मंथ का टाइम जो है, अगर आप बता रहे तो ठीक है, नहीं बता रहे तो हम 3 मंथ का हमने यहाँ पे कैप लगा दिया है, 3 मंथ के बाद ये एनफोर्स हो जाएगा। वेयर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रपोज टू रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस इन द मैनर स्पेसिफाइड of subsection 1, it shall also concerned advisory board under section 42. advisory board कहाँ देखने को मिलता है हमको? आंसर्स क्विक।
where we can find advisory board. Yes, chapter 5. Chapter 5 is not the only answer, let me tell you. It is the answer but it is not the only answer. chapter 5 के अलावा 2B, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ये एक क्लास का नतीजा ये हो गया, क्या बात है। सेक्शन 42। अरे क्या, सेक्शन 42। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। देखो मेरे पास 3 आंसर्स आ गए। ये 3 आंसर्स पता है क्या है? ये 3 आंसर्स आपके मार्क्स हैं, ये 3 आंसर्स आपकी प्रिपरेशन है। इसे कहते हैं कनेक्टिविटी से पढ़ना। वेरी गुड, एक्सेलेंट गाइस, एक्सेलेंट ना। ऐसे रिस्पॉन्सेज ना मन खुश कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो एडवाइस, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है इसके बाद भी, इतने सारे तामझाम के बाद भी, तो वो चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्ट कर सकती है। एडवाइजरी बोर्ड कहाँ कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है? सेक्शन नंबर 42 में कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। कहाँ दिया है? चैप्टर 5 में दिया है। डिफाइंड कहाँ पर है भाई? 2B में डिफाइंड है। ठीक, चल बहुत बढ़िया। Appropriate government shall review or revise minimum rate of wages ordinary भाई एट एन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 साल। मतलब टाइम गैप अगला मिल गया आपको ये टाइम। और हाँ, एक चीज़ और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस है मेरी तरफ से, जब भी एक्ट को पढ़ो ना, या आपकी जो भी कॉपीज आप लोग यूज़ कर रहे होगे, या फिर नोटबुक्स, या फिर वो जो ना डिवाइसेस यूज़ कर रहे होगे ना, सब यहाँ पे हाईटेक भी स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें ना एक ऐसा बॉक्स बना के रखो, ये टाइम पीरियड उसमें डाल दो, ठीक है, हेडिंग। इसमें ना जितने भी टाइम गैप्स आपको यहाँ पढ़ने में आएंगे और आगे भी पढ़ोगे और आगे एक्ट्स में भी पढ़ोगे, उन सब का ना सेक्शन नंबर और टाइम गैप, सेक्शन नंबर टाइम गैप, ये क्या हो गया, ये आपका रिवाइजिंग नोट्स तैयार होगा साथ ही साथ में। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको बहुत सारी चीज़ें इतनी नहीं पूछेंगे, वो उन्होंने टाइम पूछ लिया भाई, कब रिवाइज हो सकता है, कितना टाइम पीरियड, 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए, 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। कहाँ दिया है भाई? 8.4 में दिया है, लो हो गया काम खत्म। डायरेक्ट उठाना ही नहीं पड़ा हमको कहीं से कोई एक्टिंग नहीं देखना पड़ा, नोट्स ही नहीं देखने पड़े, हमने सिर्फ क्रक्स देखा, अपना काम खत्म। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, काम सॉर्ट हो जाएगा तुम लोगों का, पढ़ाई बिल्कुल ईजी बिजी हो जाएगी। ठीक है, फॉलो हो रहा है यहाँ तक? यस, नो, नहीं पता, यस पराक्रम। Ma'am, actually I have a doubt. Go ahead. Ma'am, in the committee appointment, suppose there are 12 members, 4 from the employer side, 4 from the employee side, and 1/3 that is another 4 set of independent persons. And the committee decision is divided in 6-6. So then how will we decide how will the appropriate government solve this issue? क्या मैंने ये कहा कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज के बराबर होने चाहिए? शब्द पे ध्यान देना, मैंने ये कहा एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉयर के बराबर होना चाहिए। आंसर मिला? नहीं मिला? सुनो, सोचो, समझो, देखो यहाँ पे ये कहा गया है बेसिकली कि एम्प्लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज का रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कि एम्प्लॉयर्स के या तो बराबर, शैल बी इक्वल इन नंबर ऑफ द मेंबर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने, चलिए हम सिचुएशन ये भी मान लेते हैं कि मैम ऐसा सिचुएशन है 5-5 हो गए, ठीक है, या आप वाला ही सिचुएशन है 4-4 हो गए, 12 हो गया ना, 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे? तो भाई अब इंडिपेंडेंट पर्सन तो 1/3 से एक्सीड नहीं होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन तो एक्सीड हो सकता है। ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपके यहाँ, बराबर ही हो, पूरा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर्स का ज़्यादा हो जाएगा या कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है ना, तो इसमें दूसरी बात ज़्यादा सही होगी, यानी एम्प्लॉयज़ का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वेलफेयर लेजिस्लेशन है। लेबर लेजिस्लेशन हमेशा वेलफेयरिस्टिक होते हैं, कहीं ना कहीं दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेबर्स और द वर्कर फोर्स इंस्टेड ऑफ द बॉसेस। तो उस सिचुएशन को हम ऐसे डील कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल्दो ऐसी सिचुएशन आती कम है, बट हाँ ठीक है, आपका सवाल है तो उसका जवाब। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आफ्टर कंसिडरिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, हम यहाँ कर चुके थे 5 years, यस, यहाँ हम सेक्शन 8 में, अब यहाँ तक बड़ा अच्छा सेक्शन था ये, कोई डाउट? एंटायर सेक्शन 8, यस, एंटायर सेक्शन 8। कोई समस्या, कोई परेशानी इन दी एंटायर सेक्शन 8 में? आगे बढ़ जाऊंगी वरना सेक्शन 9 में। ओके, रिएक्शंस आ गए, फाइन। चलिए, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिक्स फ्लोर वेज। अब भाई ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया मैम? ये तो पढ़ाया ही नहीं था आपने, ये हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा रहे हैं, अब नई चीज़ लेकर आ जाओ। फ्लोर वेज क्या होती है भाई?
Anjali, at the end of the class, dear. At the end of the class. Don't worry, I'll repeat it. Yes. Section 9. Power of central government to fix floor wage. आंसर्स क्यों नहीं आ रहे भाई? अभी तो आ रहे थे। मैम एक्चुअली जो अभी आप रिवीजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने वहां पर एक टर्म्स रियलाइज किया था कि वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हम लोग बोल रहे थे। बिल्कुल थे। तो मीन्स दैट इन आवर कंट्री एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज the cost living index as per the requirement of their states. लेकिन in this scenario we are studying about the floor wage. पूरे देश में एक minimum standards of minimum living standards एक रहेगा और कोई भी state उस लिविंग स्टैंडर्ड से डाउन में अपने वेजेस फिक्स नहीं करेगा, वो होता है फ्लोर वेज। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी ना, एक सेकेंड। उमेश जी के आंसर को कौन कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेगा? एक आंसर आया, मैंने फ्लोर वेज क्वेश्चन पूछा था, फ्लोर वेज क्या होता है। तो फ्लोर वेज के रिगार्डिंग उन्होंने ये कहा है कि ऐसा वेज है जिसको कोई भी स्टेट इससे नीचे जो है तय नहीं कर सकता। कोई और डिफर्ड व्यू देना चाहेगा? अरे भाई आंसर देने से डरना नहीं चाहिए यार, गलत ही तो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा। हाँ जी साक्षी। हेलो। यस मैम एक्चुअली जो उमेश जी ने डेफिनेशन दे दी दैट्स प्रीटी मच बी करेक्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्सेस द मिनिमम वेज और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कर ही नहीं सकता है, इररिस्पेक्टिव आपको लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना ही हो। लाइक अगर एक नेशनल माय अंडरस्टैंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्सेस द नेशनल लेवल फ्लो वेज, तो बाकी स्टेट्स अपने आप में उसके ऊपर फिक्स करते रहते बेस्ड ऑन देयर कंडीशंस। सो उमेश जी इज राइट टू दैट एक्सटेंट पूरी तरीके से। ओके, एक्सीलेंट, सपोर्ट मिला है उमेश जी को। चलिए सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ना एक केस बन सकता है, मतलब ये क्वेश्चन आ गया, मतलब बन ही गया मेरे दिमाग में अभी हाल। मान लीजिए कि दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये एक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ना, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, इसका मतलब क्या है, स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। आकाश, यस चलो आकाश तुम्हारा भी बात सुन लेते हैं, फिर मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगी। यस आकाश। टू सम एक्सटेंट मैं एग्री करता हूँ दोनों को पॉइंट से। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैम कि ये मिनिमम वेजेस से भी रिलेटेड को ध्यान में रखते हुए जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इसको भी ध्यान में रखेगी, मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, आप सुन लीजिए बात, ठीक, मैंने आप सभी की बात सुन ली है, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन लगता है मुझे क्लास का। देखो होता क्या है कि जैसे कि एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, यहाँ स्टेट को पावर है, यहाँ सेंटर को पावर है, ठीक है। अब भाई हम मिनिमम रेट की बात कर रहे हैं और हम वहाँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी पढ़ रहे हैं। सेंट्रल ने 300 बना दी, एक स्टेट ने कह दिया हम तो 250 ही देंगे भाई, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी हमारे स्टेट में तो हम 250 ही दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ पावर हो जाएगा भाई, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसमें किसकी बात माने, है ना। अब वो पूरी कहानी हम दोहराने से अच्छा है, कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से अच्छा है हमने ये कह दिया आपसे कि फ्लोर वेज क्या होगी, बेसिक मिनिमम वेज जिसके नीचे कोई स्टेट नहीं तय कर पाएगी मापदंड। नो स्टेट विल गो बियॉन्ड दिस, इससे नीचे, इससे बिलो तो आप जा ही नहीं सकते, ये तो है ही है। हाँ, इससे ऊपर अब आप स्विच करते रहो। तो फ्लोर वेज सेंट्रल को, पहली बात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय नहीं की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जब तय कर देती है तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड बन गया है। अब इसके नीचे तो कोई भी स्टेट नहीं जा सकती, ठीक है। हाँ, अब आप एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाली बात है तो आप डिसाइड करते रहो भाई, जितना आपको करना डिसाइड, लेकिन इससे नीचे तो नहीं। हमको वेलफेयर भी तो देखना है, हमको सारी सिचुएशन देखना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि मैम अभी आपने कहा था वो ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए तय होती है। मान लीजिए किसी स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है ना, वो कम डिसाइड करना चाह रहे हैं। अरे भाई आप कितनी भी कम डिसाइड करोगे, ठीक है, उसके इससे नीचे तो कम नहीं जाओगे ना। अब आपके कम डिसाइड करने में नुकसान तो मजदूर का हो रहा है ना, आपके तो कम डिसाइड, आप देखो ऑब्वियसली बात है, पेमेंट आपको ही तो करना है, तो आपके कम डिसाइड करने में मजदूर का नुकसान थोड़ी ना होगा। तो हमने तो ये डिसाइड कर दिया, हम हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप जो देख लीजिए, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल एरिया वाले आर्ग्यूमेंट्स हो गए, है ना, टेम्परेचर वाले आर्ग्यूमेंट्स हो गए, वो सब आप अपने पास रख लो, उसके हिसाब से आप देखते रहो। हमने तो बस डिसाइड कर दिया ये है, इससे नीचे कुछ भी नहीं, ठीक। क्लियर है यहाँ पे कहानी सभी को? हाँ, यस श्रुति, एग्जैक्टली श्रुति, आप अपना मिनिमम वेज फिक्स करिए जो भी करना हो आपको, लेकिन फ्लोर वेज से नीचे नहीं जाएगा बस। वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए
क्लास में पार्टिसिपेशन होता है ना तो वर्चुअल क्लास में भी अच्छा लगता है। हाँ जी, किसी का डाउट है? अनुकृति डियर, यस अनुकृति एंड आकाश, पहले अनुकृति फिर आकाश, यस। मैम क्या ऐसा हो सकता है कि जो फ्लोर वेजेस हैं वो मिनिमम वेजेस से भी नीचे हो, मतलब फ्लोर वेज जो डिसाइड है वो मिनिमम वेज से नीचे हो? मिनिमम वेज मतलब मिनिमम वेज फ्लोर वेज से ज्यादा हो, ये कहना चाह रहे हो? नहीं, फ्लोर वेजेस जो है वो कम हो मिनिमम वेज के, ऐसा हो सकता है वेजेस? हाँ, आप यही तो कह रहे हो कि मैम फ्लोर वेज जो है ना वो मिनिमम रेट, सेम ही क्वेश्चन है मैम, है ना, मिनिमम। अरे बिल्कुल हो सकता है। हमने कहा कि फॉर इसका एग्जांपल ये देख लो, मेरा ए मेरा बी, ठीक है ना, अपन इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अपन तो ए बी को उठा के ले आते हैं गेम में। ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बी है स्टेट गवर्नमेंट। ए ने फ्लोर वेज 500 रुपये तय कर दिया, ठीक है, ये फ्लोर वेज है आपकी, FW लिख देते हैं अपन, और ठीक। अब स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी तय करे, 600, 800, 1000, 2000, मुझे उससे मतलब नहीं, 550, 501 रुपए भी तय करे, लेकिन 500 से नीचे नहीं जाएगी एनी हाउ इन एनी सिचुएशन, इससे नीचे कुछ नहीं। हाँ, इससे ऊपर आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई, बढ़िया बात है। क्लियर है अनुकृति? यस मैम। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं? देखो इवन मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको ऐसा लगे ग्लिच, उस ग्लिच को छोड़ो मत, वो ग्लिच ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करा देगा। यस आकाश बेटा बताइए। अब मैम इसके जस्ट अगर वैसे वर्षा करते हैं, 500 उसका फ्लोर वेजेस है। अच्छा अभी रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, यही बना लेते हैं ना अपन, कंफ्यूजन क्यों करें, सभी को समझ में आ जाएगा। हाँ 500 क्या है भाई बताइए? उसका मिनिमम वेजेस है, मिनिमम वेजेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है। अच्छा 500 डिसाइड किया, ठीक है। और उसके बाद से जो फ्लोर वेजेस है वो 400 है, तो इसमें कैसे फिर होगा? हाँ अभी हाल देख लेते हैं, ये फ्लोर वेज हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद मान लो मिनिमम वेज 500 है, तो क्या दिक्कत है? 400 से तो ऊपर ही है 500, क्या परेशानी है? बिल्कुल सही है। फ्लोर वेज 400 तय कर दिया है केंद्र सरकार ने, इसके बाद एक मिनिमम रेट ऑफ वेज आ गया, वो 500 है, कोई दिक्कत नहीं, 400 से तो ऊपर ही है, इससे नीचे नहीं होगा भाई। तो मैम स्टेट गवर्नमेंट जिसके ज्योग्राफिकल कंडीशन ठीक नहीं है वो किसको फॉलो करेगी? अरे वो कुछ भी फॉलो करे, वो 400 से नीचे नहीं जाएगी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट 450 फॉलो कर रही है, क्या स्टेट गवर्नमेंट गलत है? नहीं है। क्यों? फ्लोर वेज क्या है? 400 रुपए। तो दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन में मिनिमम वेजेस विल प्रिवेल, राइट मैम? क्या फ्लोर वेज विल प्रिवेल? फ्लोर वेज विल प्रिवेल। आप उसके नीचे, आपका जो लास्ट बार है ना वो फ्लोर वेज है, इसके नीचे नहीं जाना है। नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन इसके जस्ट अपोजिट था। जैसे फ्लोर वेज का तो जो मिनिमम वेज तय की है, मान लीजिए वो 500 या 600 या 700 जो भी है, और स्टेट अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कम तय कर रही है, तो भाई वो जस्टिफाई करेगी ना। अब एक स्टेट ने मान लीजिए 300 मिनिमम वेज कर दिए, हाँ उनके सारे एरियाज के हिसाब से, कमेटी के हिसाब से वो 300 जस्टिफाइड है, क्योंकि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना। जो सब्जेक्ट स्टेट के अंदर है वो तो स्टेट डिसाइड करेगी, जो सेंटर के अंदर है वो सेंटर डिसाइड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो फिर एट द एंड कौन सा फॉलो करना पड़ेगा मैम? जो अरे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना फॉलो करेगी। सेंट्रल भाई कॉन्करेंट लिस्ट का, आकाश ये ध्यान रखो, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब दोनों के पास पावर है। दोनों के पास पावर आंखें बंद करके नहीं है, दोनों के पास पावर। जो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, एक सेकंड, जो सेंट्रल का सब्जेक्ट है उस पर सेंट्रल लिस्ट फॉलो होगा, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो होगा। जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उसे स्टेट फॉलो होगा। क्लियर? ऐसा बिल्कुल बाइफर्केशन क्लियर रखो दिमाग में, ठीक है? ओके मैम। सो मिनिमम थ्रेशोल्ड जैसा ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि ये आपको फॉलो करना रहेगा, ये वो आपको उसको फॉलो करना रहेगा? आपको फ्लोर वेज रहेगा, फ्लोर वेज मिनिमम थ्रेशोल्ड है आपका। फ्लोर वेज, हाँ फ्लोर वेज मिनिमम थ्रेशोल्ड है। मैंने यही इसलिए रोक दिया आपको कि गलती से भी दिमाग में ना वो कुछ मिस्टेक ना बैठ जाए, ये ध्यान रखना। इसके नीचे नहीं जाना है भैया, ठीक? सबको यहां तक क्लियर है? अब आगे मैंने यहीं पे इसलिए रोक दिया था, मुझे पता मैंने प्रोविजो नहीं पढ़वाया है, ठीक, वेरी गुड। प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट फ्लोर वेज में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी बातें पता है, जो डाउट्स आप लेके आ रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है, बच्चे परेशान होंगे, तो उन्होंने कह दिया भाई कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से डिफरेंट फ्लोर वेज तय की जा सकती है ना। तो भाई उस एरिया में अब आप कुछ भी करो, प्लस माइनस, लेकिन इससे नीचे नहीं जाओगे जो उस एरिया की फ्लोर वेज है। तो ध्यान अपना फ्लोर वेज पे रखिएगा, ठीक है? चलो
मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 शैल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया, ये तो हमें समझ में आ गया। एंड इफ द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्लियर इज मोर देन द फ्लोर वेज देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नॉट रिड्यूस सच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। आप लोगों के सवाल के जवाब आगे थे, मैंने जानबूझ के आगे नहीं किया था, ठीक है। अब ये ऑप्शन किसी ने दिया नहीं मुझे। देखो, मान लो आपने जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स की वो ज़्यादा है फ्लोर वेज से। अब ये नहीं है कि आपने देखा अरे यार फ्लोर वेज तो कम ही है, अपन तो बहुत ज़्यादा तय करे हैं, चलो इसे रिड्यूस कर दें। नहीं भाई, ये वाला प्रावधान नहीं है। शैल नॉट लगा है भाई, आप उसे रिड्यूस नहीं करेंगे। जो आपने तय कर दिया ना उसे आप रिड्यूस नहीं करोगे ये सोच के कि भैया फ्लोर वेज तो कम ही है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, यस, थैंक यू सो मच। चलिए, the central government may, before fixing the floor wage under subsection 1, obtain the advice of the central advisory board constituted under subsection 142 and consult state governments in such manner। देखो भाई, हम लड़ाई करने को नहीं बैठे हैं ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी भिड़ने को नहीं बैठे हैं ताकि हम अपने मन की करें। हमेशा कंसल्ट किया जाता है ना। जब भी किसी एरिया का, किसी जोग्राफिकल एरिया का जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है उसका फ्लोर वेज तय किया जा रहा है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो कंसल्ट करती है, एडवाइजरी बोर्ड से भी कंसल्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करती है। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है, तभी इस तरह के जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते ज़्यादातर। हाँ, अब कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट है, आ सकता है इनकेस, बट हम मिनिमाइज करने का ना, हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं, हम यानी गवर्नमेंट। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है भाई? सेक्शन 9 तक मुझे अपडेट दीजिए जरा, क्लियर है कि नहीं है? हाँ, उमेश जी का रिस्पॉन्स आ चुका है, यस। अंजलि और डाउट, साक्षी का डाउट है क्या है? श्रुति का? साक्षी, यस। अपन डाउट नहीं, बस कहने के लिए कि क्लियर है। अच्छा डियर, तो डायरेक्टली कह दो ना, ऐसे हैंड रेस करोगे तो मुझे लगेगा डाउट है। चलो फाइन, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आगे बढ़े। सेक्शन 10, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डेज। अब समझो, यहाँ पे स्विच होगा थोड़ा सा। कैसा स्विच होगा? If an employee whose minimum rate of wages has been fixed under this code by the day works on any day on which he was employed for a period of less than the requisite number of hours constituting a normal working day, he shall save as otherwise hereinafter provided be entitled to receive wages in respect of work done on that day। देखो, मान लो मैंने ए को एम्प्लॉय किया, कहाँ एम्प्लॉय किया? ये रहा, ये इसको एम्प्लॉय किया मैंने कितने टाइम के लिए? लेट्स से मैंने इसे एम्प्लॉय किया है 72 आवर्स के लिए। बड़ा सिंपल सा, 3 दिन मान लो, 72 आवर्स में बात कर रही हूँ, अपन घंटे के हिसाब से चल रहा है। अब 72 आवर्स में मैंने एम्प्लॉय किया है। अब इसने 48 आवर्स तो रेगुलर काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन इसने सिर्फ 10 घंटे काम किया। नॉर्मल वर्किंग आवर्स मान लीजिए इसके कितने हैं? हर दिन ये आके 8 घंटे काम करता है, 9 घंटे काम करता है। उसने उस दिन नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम काम किया है, तो अब क्या करूँ? अब इसका पेमेंट कैसे होगा भाई? ऑब्वियस ही बात है, इसको जो वेजेस दी जाएंगी, उसने जितना काम किया है ना उसके हिसाब से उसको वेजेस दे दी जाएंगी। भाई आपने 2 दिन पूरा काम किया, तीसरे दिन आपने हाफ डे ले लिया है, तो आपको 2.5 दिन का पेमेंट होगा। क्लियर है? हाँ जी, मेरी बात समझ में आई? जितना आपने वर्क डन किया है उस वर्क डन के हिसाब से आपको पेमेंट होगा। अब यहां पे एक और स्विच है। प्रोविजो कहता है, प्रोविजो क्या कहता है? दैट शैल नॉट बी एंटाइल्ड टू रिसीव वेजेस फॉर अ फुल नॉर्मल वर्किंग डे। आपको कब फुल नॉर्मल वर्किंग डे की वेज नहीं मिलेगी? मान लीजिए आप जो है काम नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों? मन नहीं है, अनविलिंगनेस टू वर्क, मन नहीं है मेरा आज, ठीक है, ठीक है। एंड नॉट बाय द ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड हिम विद वर्क। एक सिचुएशन होती है, इसको समझ लीजिए, एम्प्लॉयर काम नहीं दे पाया आज आपको, आप आए थे, आपने अपना जो भी काम मिला वो कंप्लीट कर लिया। अब आपकी नॉर्मल शिफ्ट 10 घंटे की होती है, आपका काम 4 घंटे में कंप्लीट हो गया, 6 घंटे बचे, एम्प्लॉयर ने आपको काम और नहीं दिया है। अब 6 घंटे बचे तो उसको कितना पेमेंट मिलना चाहिए? पूरा 10 घंटे का या सिर्फ 4 घंटे का? आंसर्स? हाँ जी, हर्षवर्धन। मैम पूरा 10 घंटे का मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर तो उसको काम नहीं दिया ना, वो तो बैठा ही था करने को। क्यों भाई, 4 घंटे ही काम तो किया उसने। तो बट मैम 10 घंटे एम्प्लॉयर ने उसके बाद उसको काम नहीं दिया ना। अरे क्या बात है सर, नहीं मतलब हम गलत जवाब नहीं देंगे, ऐसा ठान के बैठे हैं। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, जो ये 4 घंटे का आंसर आ रहा है मुझे ना गलत है,
है ना, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, कंफ्यूज हो जा रहे हैं भाई, उसको पूरा पेमेंट मिलेगा। क्यों मिलेगा पूरा पेमेंट, समझ लो भाई। मेरी शिफ्ट कितनी थी, 10 घंटे की, आपने मुझे काम दिया और भाई मेरा काम 4 घंटे में खत्म हो गया। अब आपने, ये गलती किसकी है, मेरी है क्या? नहीं ना, आपने, एम्प्लॉयर मुझे काम नहीं दिया 6 घंटे का, मैं तो बैठा हूँ, चाय पी रहा हूँ, बैठा हूँ, मैं प्रीमाइसेस से कहीं गया भी नहीं, मैं तो वर्किंग वाले एरिया में ही हूँ। अब आप मुझे काम नहीं दे रहे हो ऐसा, तो फिर पेमेंट मेरा क्यों काटोगे आप? यस, क्लियर है सभी को, ये ध्यान रखना। लेकिन कहाँ आपको ये पेमेंट नहीं मिलेगा, आप इसको समझ लो, ठीक है ना। आपने काम नहीं किया क्योंकि आपका मन नहीं था, एम्प्लॉयर ने तो काम दिया था, अब आपका अनविलिंगनेस टू जो वर्क है ना, कि आज तो मन ही नहीं कर रहा है काम करने का, तो वहां पे आपको पूरे दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, आपने जितना काम किया उतना ही पेमेंट मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो या फिर और भी जो केसेस एम्प्लॉयर आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन में आपको पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा। पूरा पेमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप वहां थे, आपने काम किया, आपको काम मिला। अब आपको नहीं मिला लेकिन आप फिर भी वहां हैं, तो ये आपकी गलती तो है नहीं, इसलिए आपको पूरा पेमेंट दिया जाएगा। इन 2 सिचुएशंस को ध्यान में रखना। हाँ, एम्प्लॉयर की गलती साधारण सी बात है, एम्प्लॉयर की गलती नहीं है ना, उसने काम दिया, आपने काम नहीं किया, नहीं मिलेगा पूरा पेमेंट। एम्प्लॉयर ने काम नहीं दिया, आप हो वहां पे, तो भाई पूरा पेमेंट। सिंपल, सॉर्टेड। सेक्शन 10 सॉर्टेड है? हाँ ना, कंफ्यूजन, परेशानी, दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए यार। यस, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक सेक्शन 10 तक। चलिए, कॉल फॉर डाउट्स है अब आपके सामने। सेक्शन 10 तक क्या क्या समस्या किसको है, चलो बताइए। एक तो मुझे पता है किसी ने क्लॉज 3 का क्वेश्चन पूछा था, कौन है भाई, वापस से बताओ। मैम सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8। चलिए बहुत बढ़िया, एक तो ये आ गया मेरे पास, और बताओ। इसके अलावा चलिए इस पे ही बात कर लेते हैं अपन। उपधारा 1 के खंड का के अधीन यथास्थिति नियुक्त समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात उस धारा के खंड खा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उसके द्वारा प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार यथास्थिति अधिसूचना द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षण करके उन्हें नियत करेगी, और जब तक ऐसी अधिसूचना में अन्य उपबंध ना किया जाए वह उसके जारी होने के तारीख से 3 मास के अवसान पर प्रवृत्त होगी। ये सीधी बात कर रहे हैं कि आपने रिकमेंडेशन ले लिया, कमेटी का काम करवा लिया, सब हो गया, ठीक है। अब आपने सब फिक्स कर दिया। अगर इनकेस आप नोटिफिकेशन नहीं पास कर रहे हो, है ना, या जो है एनफोर्स में नहीं ला रहे हो उसको, तो हम 3 महीने का टाइम देंगे। 3 महीने के एक्सपायर होने के बाद एनफोर्स में आ जाएगा, ठीक है। 3 महीने टारगेट टाइम, 3 महीने के बाद वो जो है एनफोर्स में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? यस मैम। हाँ, अब मान लीजिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और कंसल्ट करना है, थोड़ा सा और देखना है, तो वो एडवाइजरी बोर्ड को भी कंसल्ट कर लेगी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट डाउट किसका था, लेट मी सी इन कॉल मैसेजेस, आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं। सेक्शन 7 शालिनी, अच्छा जी, सेक्शन 7 एक सेकेंड शालिनी, यस, कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस। शालिनी, इसमें आपका डाउट क्या है डियर? हाँ जी शालिनी, शालिनी आर यू देयर इन द क्लास बेटा? इधर टाइप कीजिए, हैंड रेस कीजिए, रिएक्शन दीजिए, कुछ तो कहिए। अंजलि, यस अंजलि, टिल साक्षी इज थिंकिंग, शालिनी इज थिंकिंग। अंजलि बताएं। मैम सेक्शन 7 क्लॉज बी में जो वर्ड कंसेशन है मैम, उसमें वो इंक्लूड होता है जो गवर्नमेंट द्वारा राशन वगैरह दिया जाता है। यस, कंसेशंस ना बेसिकली देखो बहुत सी चीजें आपको कंसेशन में मिल जाती हैं। नो साक्षी, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई वाज टॉकिंग अबाउट शालिनी, स्लिप ऑफ टंग हो गया था मेरा। कंसेशन में बहुत सी चीज़ आपको राशनिंग के थ्रू मिल जाती हैं, कहीं जगह कूपन्स भी मिलते हैं ना, कैश वैल्यू कूपन्स भी होते हैं कि अगर आप उन्हें यूटिलाइज करो तो ठीक है, अन्यथा फिर आप उन्हें कैश करा सकते हो। तो ये भी जो है ना वो पार्ट बन जाता है आपका, ठीक है। ये एसेंशियल्स, ये सबके लिए नहीं, शॉपिंग कूपन्स नहीं होते, ये आपको एसेंशियल सप्लाई के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। जहाँ राशनिंग प्रॉपर नहीं है या व्यवस्थाएं नहीं है तो वहाँ पे आपको फूड सप्लाईज के लिए, एसेंशियल्स के लिए कंसेशंस दे दी जाते हैं या कूपन्स दे दी जाते हैं, उनकी भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर? थैंक यू मैम। ओके, एनी मोर डाउट्स एंड क्वेरीज?
अब मेरी बात सुन लो, अगर किसी की डाउट क्वेरी नहीं है। सेक्शन 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था होमवर्क मिलता है मेरी क्लास में, है ना? तो कल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू सेक्शन 10 मैं कहीं से भी पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है? कोई ये नहीं। और जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं आज, जिन्होंने आज और कल की क्लासेस अटेंड की हैं, सवाल जवाब उनसे होंगे, ठीक है? जिन्होंने नहीं किया उनको प्रिविलेज दी जाती है। अब वो ऐसा नहीं है क्लास के एंड में हो या क्लास के कहते हैं स्टार्टिंग में हो, मैं कोई भी टाइम पीरियड पर ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता आधे स्टूडेंट्स क्लास का स्टार्टिंग मिस कर देंगे कि मैम जो है को सवाल पूछेंगी, या एंड में बाहर चले जाएंगे कि मैम सवाल पूछेंगी। तो इसलिए ध्यान रखिए, कल जो है क्वेश्चंस हो सकते हैं। आपको मैंने एक थोड़ा सा ब्रीफ, वैसे तो मैं नहीं बताती हूँ बट मैंने आपको बता दिया क्योंकि क्लास की स्टार्टिंग है अभी। फाइन, अब यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, काइंडली प्रोवाइड दिस PDF टू अस। ओके, यू डू नॉट हैव दिस PDF, आई विल आस्क सर टू प्रोवाइड इट इन द ग्रुप। ओके, आपको ग्रुप पे PDF मिल जाएगी, ठीक है? और कोई समस्या नहीं? आई बिलीव क्लास को हम कंक्लूड करें यहाँ पे। अपनी पढ़ाई को समय अवधि के हिसाब से चलाइए, 30 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है ना? तो उसके हिसाब से क्लास आपको देखना है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई करते चलना है। फाइन, हाँ जी, किसी को कोई और समस्या? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ग्रेट पार्टिसिपेशन ना। इस तरह से ही पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए, हम आराम से पेपर निकाल लेंगे विदाउट एनी इश्यूज। ओके एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड बाय।